ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बुक 1 और एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसे आमतौर पे चलाने के लिए आप विंडो के बटन को प्रेस करेंगे और कहीं ना कहीं प्रोग्राम लिस्टिंग में एक्सेल मौजूद होगा। मैंने इसके ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो एक्सेल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अदरवाइज अगर आप सर्च में एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल ऐप के नाम से, एक्सेल के नाम से सॉफ्टवेयर आ जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। पहले हमें ये देखना है कि इसमें है क्या, कुछ कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर इनिशियली समझना ज़रूरी है। इस वक्त आपको कुछ चीज़ें उस तरह से प्रॉपर नज़र नहीं आ रही होंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिकली ये डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं पूरी शीट पर, इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे कंप्यूटर पर आप देखेंगे तो ये लाइट कलर में नज़र आएंगे आपको, लाइट से कलर, जैसे यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है ना RST के दरमियान, ये कॉलम्स की लाइन्स है। ऐसे ही रो के नीचे भी लाइन्स होंगी। ये लाइन्स करीब अगर आप देखेंगे स्मार्ट स्क्रीन पर फिर तो नज़र आ रही है, अदरवाइज तो नहीं। यानी कि मैंने इस वक्त बॉर्डर लगा दिया ताकि आपको मैं कुछ चीज़ें समझा सकूं। एक्सेल में ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इन्हें सेल कहा जाता है, CEL सेल। ठीक है, ये सेल जो है रो और कॉलम के मिलने से बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कॉलम है और इसका नाम एक्सेल में E है। मुझे कैसे पता चला? इसके टॉप पे लिखा हुआ E। ठीक है, इसी तरह से A से लेकर ऑनवर्ड काफ़ी सारे कॉलम, और इसी तरह से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रोज है। स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉलम में एक वेरिएबल होगा, एक इंफॉर्मेशन होगी। यानी एक जो वेरिएबल है वो क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट समथिंग। वेरिएबल क्या है? बेसिकली किसी चीज की कैरेक्टर, जैसे एज है तो एज किसी पर्सन की, रिस्पोंडेंट की है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हम जब वेरिएबल की बात करेंगे वो कॉलम में करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आप ही लोगों के हवाले से कुछ करना चाह रहा हूँ तो पहली रो में मैं फॉर एग्जांपल नेम लिखूंगा या सपोज स्टूडेंट नेम लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद सपोज फादर नेम। ठीक है, सपोज इसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इसी तरह से सपोज आपके मार्क्स, मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, जो टेक्स्ट सेल से बड़ा है वो आपको कंप्लीट नजर नहीं आता, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो इन्हें अगर आपने देखने तो आप क्या करेंगे? A और B के दरमियान एक वर्टिकल लाइन है, इस पर जब आप आएंगे तो एरो की शेप चेंज हो जाएगी। यानी जब इस तरह की एरो बन जाएगा, इस तरह का पॉइंटर बन जाएगा, तो आपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है, क्लिक किए रखना है और राइट साइड पे माउस को ड्रैग करना है। तो अब ये देखें कि नेम जो है वो आपके पास नजर आता है। या फिर इसका एक और हल भी है कि आप इस लाइन पर आकर जब ये पॉइंटर इस तरह से बन जाए, डबल क्लिक कर दें। 2 दफ़ा आप तेज़ी से क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, जैसे मैंने फादर नेम को किया या जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को किया। ठीक है, आप काफ़ी हद तक इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब रो में अगर हम देखें तो सपोज स्टूडेंट नंबर 1 जो भी है उसके आप कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं? 4। स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन सारी की सारी इस रो में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट नंबर 1 जो आप एंटर कर रहे हैं उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आप नीचे लिख दें, कुछ ऊपर लिख दें। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो रो है ये किसे रिप्रेजेंट करती है? इंडिविजुअल पर्सन के एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी एक पर्सन एक कंप्लीट रो में आप रखेंगे, उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, कॉलम में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आएंगी लेकिन वो तमाम रिस्पोंडेंट रहेगी। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में 20 लोग हैं तो कॉलम ए में 20 लोगों के नाम होंगे, नाम के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से एक डाटा बन जाता है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकता है और जैसे नाम वगैरह है, फादर नेम या दूसरी चीज़ें भी, इनका भी मिक्सचर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह का कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप फर्दर देखें तो जब आप किसी सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जैसे C4। ये आपको क्या बता रहा है कि इस वक्त आप कॉलम नंबर C में और रो नंबर 4 पर है।
उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस वक्त इनके कलर भी चेंज है, ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है और ये भी ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। यानी ये जो सेल है जिसका बॉर्डर इस वक्त बाकियों से डिफरेंट है, ग्रीन कलर में है, ये एक्टिव सेल कहलाएगा। यानी आप यहाँ पर डाटा एंट्री कर सकते हैं, आप जो भी डाटा एंट्री करें, ठीक है। इसी तरह से मैं दाएं बाएं मूव करता हूँ तो देखें उसके एड्रेस कॉलम रो की सिलेक्शन जो है वो 1 बाय 1 चेंज हो रही है, ठीक है। तो जहाँ आपने जब डाटा एंटर करते हैं तो ये ख्याल करना है कि सेल आपका इस वक्त कहाँ पर है, वहीं पर आप डाटा एंट्री करेंगे। इसी तरह से कुछ और इंफॉर्मेशन भी हैं, जैसे ये जो टॉप वाला इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली टाइटल बार कहलाता है। इसमें सॉफ्टवेयर का नाम और जो फाइल आप बनाएंगे उसका नाम और इस तरह से कुछ और इंफॉर्मेशन भी होती हैं। इससे नीचे मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार में डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ मौजूद हैं। आप जैसे क्लिक करते जाएंगे यहाँ पर नीचे जो टूल बॉक्स है उसमें चीज़ें चेंज होती जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ पर आपने जो काम करना है उसके हिसाब से आप मेन्यू जो है वो चेंज करते जाएंगे, वो ज़रूरत के साथ साथ हम सीखते भी जाएंगे, ठीक है। अब होम मेन्यू हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे काम यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो इनिशियली में आने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ड से मिलती जुलती भी है। यानी आपने देखा होगा यहाँ पर ये वाला पार्ट तकरीबन वर्ड वाला ही है सारा, कॉपी पेस्ट वाली ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, अलाइनमेंट भी तकरीबन उसी से मिलती जुलती है, बाकी कुछ चीज़ें डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये कहा जाए कि फॉन्ट साइज, बॉर्डर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये वही मैकेनिज्म होगा जो आपने वर्ड में किया होगा। ये अगर ना भी बताया जाए तो आपको खुद आना चाहिए। अच्छा, अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमें डाटा एंटर करना था, तो एक मैं छोटी सी सजेशन फर्दर दूंगा या एक और चीज़ समझ लें कि हमें इससे पहले एक और कॉलम चाहिए सीरियल नंबर के नाम से, ठीक है। उसकी वजह कि पहली रो हमने यूज़ कर ली वेरिएबल के नाम में, तो अब जब हम पहला स्टूडेंट एंटर करेंगे तो वो रो नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं जब डाटा ज़्यादा हो जाए, हमें एक का डिफरेंस पढ़ना है लेकिन हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हमने 20 पे मौजूद हो तो हम कहेंगे शायद हमने 20 का डाटा एंटर किया, तो 20 का डाटा नहीं होगा, 19 का डाटा होगा। सीरियल नंबर वैसे भी प्रिंट फॉर्म में जब आप लेंगे तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो उसमें रो नंबर नहीं आएगा। जब आप इस फाइल का प्रिंट करेंगे तो उसमें रो नंबर नहीं आएगा, फिर ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें कितने स्टूडेंट एंटर किए। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या कर रहे हैं कि एक कॉलम इंसर्ट करना है, लेकिन हुआ क्या कि हम सीरियल नंबर हमने एंटर ही नहीं किया, बाकी वेरिएबल एंटर कर दिए, तो अब हम उसे कैसे एंटर करेंगे। उसके मुख्तलिफ वे हो सकते हैं। एक आसान वे तो ये है कि आप इस कॉलम में आए और होम में या इंसर्ट में भी नहीं, होम में ही आए, ये इंसर्ट ऑप्शन मौजूद है, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, या फिर इसी कॉलम पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन मौजूद है, इंसर्ट करें, क्लिक करें, यानी से एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉलम के नाम के ऊपर, एक कॉलम के ऊपर जो पहला ए था अब बी बन गया, उस पर आपने राइट क्लिक किया। देखिए मैं चले फॉर एग्जांपल मार्क्स से पहले भी कुछ लिखना चाह रहा था, मार्क्स पर मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, चूंकि मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ था तो उस कॉलम से पहले एक और कॉलम आ गया। इस तरह से आप इजाफी कॉलम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। आपने जल्दी में से सिलेक्ट कर लिया, ये नहीं चाहिए था, तो आप इसी कॉलम के ऊपर क्लिक करें और डिलीट कर दें, डिलीट भी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डाटा एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर और इसी तरह से 1 2 3, खैर इसे भी लिखने का एक वे है, ऑटोमेटिक आप इसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी हम उस तरफ नहीं आ रहे कि अगर आपने सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लिखने तो कैसे करेंगे। अब ये देखें कि ये भी एक ऑटोमेटिक वे ही है, यानी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप गौर करें, मैंने इन 3 नंबर्स को सिलेक्ट किया माउस के ज़रिए से, यानी शिफ्ट बटन प्रेस किया और डाउन एरो प्रेस किया, मैंने ये तीनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसके नीचे ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ग्रीन कलर में, इस पर जब मैं आऊँगा तो देखें माउस का जो पॉइंटर है उसकी शेप चेंज हो गई, प्लस साइन में बन गया। माउस का लेफ्ट माउस बटन प्रेस करें, ठीक है, और डाउनवर्ड आना शुरू। नीचे यहाँ पे लिखा भी होगा ड्रैग आउटसाइड सिलेक्शन टू एक्सटेंड सीरीज और फिल ड्रैग इनसाइड टू क्लियर।
यानी आउटसाइड इससे ऐसे करेंगे तो ये क्लियर होगा, डाउनवर्ड आएंगे तो ये फिल होता जाएगा। देखिए इसके साथ एक हिंट आ रही है, नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे सपोज 20 लोगों का डाटा एंटर करना था तो मैं 20 तक आकर छोड़ दूंगा, ये ऑटोमेटिकली बाकी जो नंबर है वो लिख देगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है। तो एक्सेल आपको इस वजह से थोड़ा सा फैसिलिटेट करता है कि आप एक सीरीज को, एक सीक्वेंस को इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सपोज एक ऐसे समझाने के लिए कि मैंने यहाँ पे 2, 4, 6 का सीरियल यूज किया हुआ था, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और अब एक्सटेंड करता हूँ, तो देखो कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया कि आप एक डिजिट का गैप लेकर आ रहे हैं। आप देखें इवन नंबर आ रहे हैं आपके पास। अगर एक्सेल को सिलेक्शन में कोई सीक्वेंस मिल जाए तो वो सीक्वेंस फिर रिपीट होगा, ठीक है। हमने ऑड नंबर मिस किए हुए तो इसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये समझाना था, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन, मार्क्स वगैरह गो के अभी ये वाला काम स्टैटिस्टिक्स से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में अपने स्टूडेंट के नेम एंटर ऐसा नहीं करना होता, लेकिन अगर आपने कोई रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, अगर आपने कोई डाटा सेव करना है तो एक्सेल जो है वो एक अच्छा वे हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ फर्दर आपने याद रखनी, साथ साथ चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कि एक्सेल की जो भी आप फाइल सेव करेंगे ना उसे बुक कहा जाता है, वर्क बुक या बुक, ठीक है। और जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं जिस एरिया में, उसे शीट कहा जाता है, यानी वर्कशीट। इस वक्त हम शीट नंबर 1 या वर्कशीट नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। इसके साथ प्लस का साइन भी है, अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो आपके पास शीट नंबर 2 आ जाएगी और ये ब्लैंक होगी, इसमें कुछ नहीं। आप दोनों शीट पे काम कर सकते हैं। तो शीट 1 पे वापस आते हैं। हम रैंडमली ऐसी नाम शाम या आप ही लोगों के नाम लिखे जाए, बताओ नाम जरा। उस साल फादर नेम लाल खान, रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको नहीं मिला तो वैसे ही क्या लिखे हैं, चलें मैं इसे 001 कर देता हूँ। मार्क्स आपके अब ये देखें 001 नहीं आया यहाँ पर। जब भी आप किसी डिजिट के साथ से पहले 0 लिखेंगे वो नहीं आएगा। सपोज मुझे 001 ही लिखना था, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस सेल पे वापस आने, एक बटन है एल के साथ वाला बटन छोड़ के उससे साथ वाला अपोस्ट्रोफ कहते हैं, ऊपर वाला जो कॉमा जिस बटन से लिखा है अपोस्ट्रोफ आप लिखेंगे, ये छोटा सा ऊपर कॉमा आ गया। अब आप 001 लिख दें, 001, ये देखें अब ये 001 आ गया, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी सिंबल ट्राइंगल सी आ गई, ग्रीन कलर की एक ट्राइंगल आ गई, बाकियों के साथ नहीं आई, इसके साथ आई है। तो देखते हैं इसका क्या मतलब बनता है। द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रीसीडेड बाय एन पोस्टकोड। यानी बाहर देखने में वो नंबर आ रहा है, लेकिन एक्सेल ने फौरन गैस कर दिया ये एक ऐसा नंबर है जिसके शुरू में प्रीसीडेड बाय एन पोस्टकोड से क्या बना है, जिसके शुरू में आपने एक पोस्टकोड पुट कर दिया, या फिर आपने एक नंबर सेव किया है लेकिन वो एज ए टेक्स्ट सेव होता है। ये क्यों आपको इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो वो डायरेक्ट कैलकुलेशन उस पर उस तरह से नहीं होगी, अब ये एज ए टेक्स्ट फील होगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो इस ये जो एरर सी नजर आ रही है इसे आप क्लिक करें तो वो आपको ऑप्शंस भी दे रहे हैं, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट उसमें आ गया, कन्वर्ट टू नंबर, इसे कन्वर्ट कर दें, एरर इग्नोर कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एरर इग्नोर कर दें, तो अब देखेंगे अब वो ट्रायंगल के खत्म हो, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इग्नोर ना भी करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस पर कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, ठीक है। मार्क्स आपके इंटर में कितने थे? 640। जी नेक्स्ट जी, रहमान अली, मोहम्मद अली जी। चलें ये हम 002 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, वैसे ही मैंने पोस्ट ऑफ पुट कर किया। मार्क्स जी, मोहम्मद हमजा,
मुझे नाम याद नहीं होते, तो मैं चलें इस बहाने शायद मार्क्स 586 जी। ZOYA जोया बी। मोहम्मद असगर अफजल। चले मार्क्स 668। इसे वैसे पढ़ेंगे कितना? 668 जी। रुबीना नबीला नबीला। फादर नेम जावेद। और स्पोज 720 शाहीन कमल लाल बख्श 006 751। अकीला कमल नजर हुसैन। जी। UNAIZ। और मोहम्मद असलम। और मार्क्स 95। यानी फर्स्ट होती है। चलें ये देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं मानता हूँ 1100 ज़रूर फर्स्ट डिव कितने 60% में स्टार्ट होती है, तो 0.6 मीन 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 660 से स्टार्ट होती है। अगर आपके 660 मार्क्स ये से ज़्यादा है तो आपकी फर्स्ट डिव बन जाए। ये हमने एक डाटा एंटर कर लिया। वो किसमें से एक दो वेरिएबल एक ही वेरिएबल है जो हम जिसमें कुछ कर सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। पहले फॉर्मेटिंग देख लें, फिर इसे हम जो है जो मार्क्स वाला कॉलम है इस पे हम ट्राई करते हैं। फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे सिलेक्ट किया, इनका बॉर्डर लगाया, इन्हें सेंटर कर दिया, और मैं आमतौर पे जो फादर नेम स्टूडेंट नेम है उन्हें लेफ्ट साइड पे ही रखता हूँ, ज़रा एक अलाइनमेंट सी बन जाती है। एक दो नाम नज़र नहीं आ रहे तो मैंने वही काम किया कि C और D के दरमियान जो वर्टिकल लाइन थी वहाँ पर आकर मैंने डबल क्लिक किया, तो ये एक्सटेंड हो गया। इसी तरह से बाकियों को मैंने, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये काफ़ी सारी स्पेस यूज़ कर रहे हैं, मैं इसे कम करना चाह रहा हूँ, तो आप इसे थोड़ा सा छोटा कर दें, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है इनमें से, ये वाली ऑप्शन जिसे रैप टेक्स्ट कहा जाता है, यानी टेक्स्ट अगर सेल की कॉलम की विड्थ से ज़्यादा आ जाए तो वो जो वर्ड है वो भी लाइन में आता है। तो मैं इसे क्लिक करने जा रहा हूँ, तो देखें अब क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो नीचे आ गया, सेल की विड्थ के मुताबिक आ गया। लेकिन ऐसा करने से एक और प्रॉब्लम आई कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सीरियल नंबर, मार्क्स, उनसे ऊपर जगह बच गई। हम उसे भी अलाइन करना चाह रहे हैं, तो इस रो को सिलेक्ट कर लें आप, और ये वाली अलाइनमेंट एक मौजूद है जो कि मिडल अलाइनमेंट के नाम से, इसे क्लिक कर दें। अभी देखें सारे जो टेक्स्ट है यानी वेरिएबल नेम कह लें वो सेल के चारों तरफ से बराबर आपको अलाइन नज़र आ रहे हैं। इन्हें मैं एहतियाती तौर पे बोल्ड भी कर देता हूँ, और इन्हें सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा इनका बॉर्डर शेडर भी लगा देते हैं। बाकी चीज़ें मैं फ़िलहाल डिलीट करने जा रहा हूँ, हमें सपोज कर लें कि नहीं चाहिए। अभी डिलीट में भी कुछ चीज़ें हैं, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा डाटा एंटर हो गया, हमने इसे फॉर्मेट भी कर दिया, और अब हम इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें देखना चाह रहे हैं। तो इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वेरिएबल है वो इस वक्त मार्क्स का है। सपोज अभी जैसे इन्होंने कहा कि डिवीजन हमें चेक करनी है, ग्रेड चेक करना है, वो कैसे चेक करें, या परसेंटेज हमने उनकी बना दी है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज परसेंटेज। अब ये देखें कि एक्सेल इस वजह से बड़ा क्विक है, हालांकि उसमें हमने कोई एलाइनमेंट बॉर्डर नहीं दिया, हमने बैकग्राउंड नहीं दिया, हमने सेंटर नहीं किया, लेकिन उसने पिछले सेल की फॉर्मेटिंग को ज़हन में रखते हुए नेक्स्ट को फॉर्मेट कर दिया। परसेंटेज कैलकुलेट करने के वे क्या होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हमारे ऑब्टेन मार्क्स कहाँ पर है, मार्क्स में, टोटल मार्क्स कितने हैं 1100। बाय चांस सबके 1100 मार्क्स हैं, अगर डिफरेंट होते फिर हमें एक और कॉलम बनाना पड़ता है। आप में से कोई ऐसा है जो डिफरेंट मार्क्स है, आप दो स्टूडेंट आपके गिने कॉलम ऐसे जिन्होंने अभी टेन से वो छुट्टी थे, तो उसमें अगर डिफरेंट टोटल मार्क्स हो फिर अब हमें एक और कॉलम भी बनाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि बाय चांस सबके एक जैसे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू पुट करेंगे। यूँ समझ लें कि जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई फार्मूला बनाना है, जमा तफरीक ज़रब तकसीम या कुछ भी आपने करना है, शुरू में आपने इक्वल साइन प्रेस करना है। अब ऑब्टेन मार्क्स हमारे कौन से हैं, वो ये 640 है स्टूडेंट नंबर 1 के उसामा, मैं इसे क्लिक कर दूंगा। लेकिन जब मैंने इसे क्लिक किया तो इसने यहाँ पर 640 नहीं लिया, यहाँ पर इसने E2 लिया। क्यों? उसने उसका रेफरेंस यूज किया कि कॉलम ई में रो नंबर 2 के जो मार्क्स हैं वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसे और भी तरह से कर सकते थे, यानी परसेंटेज एक और तरह से भी ले सकते थे, लेकिन फिलहाल हमने इसे इसी तरह से लिया, एंटर प्रेस किया, 58.18182% मार्क्स आ, ठीक है। नेक्स्ट भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मैं एक चीज़ मैनुअल करके दिखाता हूँ आपको। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 600 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए हमने ये स्टार वाला बटन यूज किया है, शिफ्ट और 8 आप प्रेस करेंगे तो स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये डिवीजन के लिए, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, परसेंटेज कैलकुलेट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, ठीक है। और बाकी भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, यानी कुछ मैंने ये E2 के साथ ही अब ये E4 बन जाएगा, क्योंकि हम रो नंबर 4 में मौजूद है, कॉलम E है, डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर आकर इस बॉक्स को मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया बाकियों का भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पॉइंट समझ आया कि जो सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके बॉटम पर एक बॉक्स सा बनता है, रेक्टेंगल बनती है। इस रेक्टेंगल को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेशन अगर आगे सेल मौजूद है उन पर भी मूव हो जाएगी, वो भी उनकी भी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो जहाँ तक सेल यूज हुए थे वहाँ तक परसेंटेज कैलकुलेट होगी। अब हमने दो तरह से कैलकुलेट किया हुआ है, एक यूँ समझने के मैनुअल वे यानी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, और एक हमने रेफरेंस वाला यूज किया यानी सपोज E2 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम जरा यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। उसामा ने कहा नहीं मेरे 640 नहीं है, मेरे 650 मार्क्स हैं। जैसे मैं ये लिखकर एंटर करूंगा वो चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली परसेंटेज चेंज होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 610 मार्क्स है, परसेंटेज चेंज नहीं हुई। इसका मतलब है कि जिस फॉर्मूले में रेफरेंस सेल रेफरेंस नहीं होगा वो ऑटो अपडेट नहीं होगा, और इस तरह से आपने नहीं करना। अगर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी तो आपको क्या चाहिए था कि आप यहाँ पर रेफरेंस यूज करते, आप इस तरह से ना करते। आप यहाँ पर जैसे ये रेफरेंस आपने यूज किया था ना E2 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, यही रेफरेंस यहाँ पे यूज करें या बाकी जगहों पे यूज करें। बेनिफिट मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही आप नंबर अपडेट करेंगे परसेंटेज खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी कि आपने क्या फॉर्मूला यूज किया था, किस फॉर्मूले को अपडेट करना है। अब ये तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना, हो सकता है आपके पास 10 कॉलम हो जिसमें हमने कैलकुलेशन की, एक जगह पे आप करेक्शन कर लें, बाकी जगह पे आप करेक्शन ना करें, तो आपका जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपने कैलकुलेशंस करना थी वो पॉसिबिलिटी गलत है। इसमें फॉर्मूले की सूरत में, ये रेफरेंस वाले फॉर्मूले की सूरत में फायदा क्या होगा कि जब आप अपना ओरिजिनल डाटा चेंज करेंगे तो उस डाटा के चेंज होने से जो रेफरेंस वाले कॉलम है वो ऑटो चेंज हो जाएगा। सपोज कर लें, यानी इसमें अब आप बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे ग्रेड आपने बनाने हैं। अभी हम इस स्टेज पे नहीं है कि हम ग्रेड बना लें,
ठीक है, अभी हम इस स्टेज पे नहीं है कि हम ग्रेड कैलकुलेट कर सकें, लेकिन सपोज यहाँ पे हम, अब मैं ये चाहता हूँ कि क्लास ने टोटल कितने नंबर ऑब्टेन किए, मैं यानी इस तमाम को ऐड करना चाह रहा हूँ, या यूं समझ लें कि ये मार्क्स नहीं थे, ये मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइस थी, अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि बिल कितना था, ठीक है। तो अब इसका एक तरीका क्या है, वही इक्वल लाजमी प्रेस करना है। एक तरीका तो ये है कि आप 650 प्लस 600 प्लस, यानी हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, E2 प्लस E3 E4 प्लस E5 प्लस, देखिए वो सिलेक्ट भी होते जा रहे हैं, उनके कलर चेंज होते जा रहे हैं, प्लस E6 प्लस E7 प्लस E8 प्लस E9 और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब देखें आप कोई भी नंबर चेंज करेंगे सम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्म ऐसा करना भी ठीक नहीं है, ठीक है। सपोज कर लें कि आपने यहाँ पे कितनी वैल्यूज ऐड की हैं, 8 वैल्यूज ऐड की हैं। सपोज कर लें अगर आपके पास 100 वैल्यू होती, 1000 वैल्यू होती, तो फिर आप क्या करते हैं, E1 से लेकर या E2 से लेकर E100 तक या 1000 तक लिखते हैं आप ऐसे, ये मुश्किल काम है। एक और तरीका है हमारे पास, हम यहाँ पे फिलहाल इसका ले लेते हैं कि ये सम है या टोटल है, जो भी आपने वर्ड यूज करना है। हम एक और तरह से अब सम या टोटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक्सेल में एक फंक्शन मौजूद है, फार्मूला मौजूद है, बना बनाया सम के नाम से। जैसे मैंने सम लिखा और उसके साथ ब्रैकेट पुट की, उसने कहा नंबर 1 बताए, पहला नंबर कौन सा सम करना है, कोमा दूसरा नंबर बताए, कोमा तीसरा नंबर बताए। लेकिन हम इससे भी ऐसा नहीं कर रहे, यानी यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे E2 कोमा E3 कोमा E4, ऐसा नहीं करेंगे हम। ऐसा करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा करें या मैनुअली E1 प्लस E2 प्लस E3 वगैरह करें, एक ही बात है। हमारे पास और वे क्या हो सकता है, मैं इसे ये कहता हूँ कि E2 से लेकर E9 तक के जितने भी सेल्स हैं उनमें जो कुछ भी लिखा हुआ वो जमा कर दें। तो इस तरह का करने का वे क्या होता है, आप यहाँ पे लिखें E2 और कॉलन नजर आ रहा है आपको, एक दूसरे के ऊपर 2 नुक्ते जो लिखे होते हैं इसे कॉलन कहा जाता है, और उसके बाद E9 लिख दें। जैसे मैंने इसे लिखा, देखें एक इस पर बॉक्स भी बन गया ब्लू लाइन बॉर्डर वाला, और उसका मतलब क्या बनता है कि इसके स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें सम करना, ठीक है। और मैंने ब्रैकेट क्लोज की, ब्रैकेट क्लोज ना भी करें, डायरेक्ट एंटर प्रेस कर दें, देखें दोनों के सेम आंसर आ गए। अब ये आसान तरीका है, मतलब अब आपने सिर्फ 100 या 1000 नहीं, आपने 10 लाख वाली भी ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, सम E2 कॉलन E1 है, यानी वो जो भी रोल नंबर बनता होगा वो आप एंटर कर दें, एक्सेल जो है उसे ऑटोमेटिकली सम कर देगा। अब आप थोड़ा सा निकाल करें कि आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन कैलकुलेट किया होगा, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n, आपने मीन कैलकुलेट करना है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि 8 स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स क्या है जिनके मैंने मार्क्स एंटर किए हुए, ठीक है। तो हम एवरेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 8, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी वैल्यूज आपने सम की, 8, उनका टोटल कितना था 5423, ठीक है, या फिर सम ऑफ E2 कॉलन E9, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया, इसका मीन आ गया कि क्लास ने एवरेज मार्क्स कितने लिए हैं, 678 या 677.87, ये उसके एवरेज मार्क्स हैं 8 लोगों के। अच्छा, अब अगर हम इसे देखें तो एवरेज कैलकुलेट करने में यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम, सपोज मैंने अगर डाटा एक और एंटर कर दिया या एक रो डिलीट कर दी, फिर क्या होगा, डिवाइड के लिए 8 से हो गए, अगर मैंने एक रो डिलीट होगी तो कर दिए, जिससे 7 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसे ही है ना, या रो में ऐड कर दूं तो इससे ज्यादा से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारे पास एवरेज के लिए एक फॉर्मूला है, वो हम कैसे करेंगे, मैं एवरेज ही कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, इक्वल टू एवरेज E2 कॉलन E9, जिन नंबर की हमने एवरेज कैलकुलेट, जैसे सम लिखा था, सम की जगह पे हमने एवरेज लिख दिया, बाकी चीजें वही है। ये आप कैपिटल लिख रहे हैं, स्मॉल लिख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अपने नंबर दे दें, कॉलम और E9, एंटर प्रेस कर दें, देखिए आपके पास फिर, और ये रिलेटिवली आसान है। कैसे आसान, देखिए मैं यहाँ पर रो डिलीट कर देता हूँ एक,
एक एवरेज चेंज हुई है और एक नहीं चेंज हुई, और इसी तरह से एक सम में प्रॉब्लम भी आ गई, नंबर और रेफ लिखा हुआ है, यानी उसे एक रेफरेंस ही नहीं मिला, क्योंकि वो रेफरेंस हमने रेफरेंस सेल या वो रो डिलीट कर दी। तो जब आप एक तरह से इस तरह का मैनुअल काम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि देखें जैसे इन दोनों, ये दोनों एवरेज बराबर नहीं आ रही, एक्चुअली एवरेज बराबर आना चाहिए। क्यों नहीं आ रही बराबर? कि अगर आप इससे देखेंगे तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है और ये एक्चुअली 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर आपने इसे करेक्ट करना है तो फिर आपको इसे 7 से डिवाइड करना होगा, या फिर आप एवरेज वाला फार्मूला यूज करें। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला भी है। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन SD लिख देता हूँ, इक्वल टू ST dev। इसमें कुछ वेरिएशन है, ST dev डॉट P का मतलब है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, SD डॉट S का मतलब है सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन। बाकी भी कुछ और है, यानी मुख्तलिफ किस्म के और डेरिवेशंस हैं, पॉपुलेशन के लिए भी, सैंपल के लिए भी, और कुछ वैल्यूज को इग्नोर, टेक्स्ट वैल्यूज को इग्नोर कर भी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते। स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, ST dev ब्रैकेट, उसी तरह से E2 कॉलन E9 ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमारे पास 9 में कुछ भी नहीं है, हमने एक रो डिलीट कर दी थी, तो हम E8 करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो देखें पहली जो 7 मार्क्स थे उनका स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट होता है। वेरिएंस कैलकुलेट करने तो इसी तरह से VAR E2 to E8 वेरिएंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। या तो आप वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, या आप स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर ले लें तो वेरिएंस आ जाएगा, या फिर आप VAR का फंक्शन यूज करें, दोनों तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय अगेन दिस वैल्यू, वेरिएंस बन गया, या दिस वैल्यू पावर 2 तब भी वेरिएंस बन गया। और स्क्वायर रूट लेने के लिए, अंडर रूट लेने के लिए जो फंक्शन है वो SQRT है। स्क्वायर रूट के शुरू के अल्फाज, स्क्वायर का SQ, रूट का RT, और इस सेल का जो कि E14 है इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो देखें ये स्टैंडर्ड डिवीजन है। आप फंक्शन यूज कर लें या आप फंक्शन के एक और फंक्शन यूज कर लें। अब आपने क्या काम करना है, चलिए वो फिर बाद में कर देता हूँ, मैं भी शायद आपसे यहाँ तो कि क्वेश्चन पूछना हो या कोई कंफ्यूजन हो। कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। मैंने मार्क्स के कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे मौजूद है, हाईलाइट सेल्स हैं, ठीक है। इसमें अभी हम कुछ नहीं करने जा रहे। टॉप रूल्स हैं, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज। अबव एवरेज से कौन कौन से हैं उसने देखें हाईलाइट कर दिया कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको जो एवरेज से जिनके मार्क्स ज़्यादा है। जैसे एवरेज हमने कैलकुलेट की है 689 से जो ज़्यादा है वो हाईलाइट होगी। तो अब आपने यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, एक्सेल के अंदर एक बिल्ट-इन फंक्शनैलिटी थी, उसकी बेस पे आपने उन चीज़ों को हाईलाइट, बाद इस तरह की चीज़ें में रिपोर्ट करना पड़ जाती है। इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखें टॉप बॉटम रूल्स, बिलो एवरेज कर सकते हैं, आपके बिलो एवरेज कौन कौन से हैं, ठीक है। अब चूंकि पहले भी एक रूल अप्लाई हो चुका है तो मैं ऐसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जो ग्रीन कलर वाले हैं सपोज ये बिलो एवरेज हैं, और जो रेड कलर वाले हैं अबव एवरेज हैं। आपको फ़ौरन यहाँ पे अंदाजा हो जाता है इस तरह की चीज़ों का, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस वाले से। मैं अगर रूल क्लियर कर दूँ तो ये देखें ये सारा कलर फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। इसी तरह से ये एक बार एनालिसिस है, जो जितना बड़ा नंबर होगा सेल में वो उतना ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कलर स्केलिंग है, नंबर ज़्यादा हैं तो वो उसकी जो स्कीम है कलर की उतनी ही इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कलर की। और इसी तरह से कुछ आइकन भी आ सकते हैं, ठीक है। ये देखें इनके पीछे बहुत सारे थीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी बेस पर ये सारा काम कर रहा है। अभी हम इस स्टेज पे नहीं है कि इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कर लें, लेकिन अगर आप थोड़ा देखना चाहें तो आपको आइडिया हो सकता है। थोड़ा सा गौर करें तो चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। कोई बता सकता है? वैसे सपोज मैं अगर इसे ले लेता हूँ तो इसमें डिफरेंट कलर का क्या मतलब बनता है? हाँ, रेड सबसे टॉप, वो जितना यानी ब्लैक होता जाएगा उतना ही वो कम होता जाएगा।
जी ये नहीं देखें पॉइंट समझे, जो ज्यादा डार्क है इसका मतलब है कि वो बहुत कम है। जो जितना डार्क कलर है, सॉरी जो जितना नंबर कम है उतना ही उसका कलर डार्क होता है। नंबर बढ़ता गया कलर लाइट होता है। देखिए 590 की बजाय 580 आया, वैसे तो इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, ये ज्यादा डार्क होगा ये थोड़ा सा कम होगा। 568 से बड़े 6 पर आए, ये थोड़ा सा कम हो गया, अभी हो सकता है आप उसे डिफरेंशिएट ना कर रहे हैं। 640 से जैसे आप 688 पर आए तो देखिए थोड़ा सा और लाइट हो गया कलर। 680 से आप 700 में आए, अब इसकी कलर स्कीम चेंज होगी। ये इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कलर कॉम्बिनेशन की। मैं देखें इसमें सपोज वो छोड़ चले वेरिएशन ले लेता हूँ, मैं इसे 620 कर देता हूँ, देखें कलर चेंज हो गया, उसी स्कीम में आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर उसे सपोज 900 कर देता हूँ, ऐसे ही देखें 900 वाला कलर देखें और 854 वाला, बल्कि 900 की बजाय मैं से 950 करता हूँ तो देखिए चूंकि ये ज्यादा था ये और ज्यादा डार्क हो गया और ये थोड़ा कम हो गया। तो इसने वही कलर चूज करने हैं जो कलर यहाँ पर अवेलेबल थे, जो हमने चूज किए थे, ये वाले। आप ये स्कीम ले सकते हैं, देखें अब इस स्कीम में उसी हिसाब से कलर आएंगे। आप ये वाली स्कीम ले सकते हैं, देखिए तो कलर उसी के मुताबिक ऑटो एडजस्ट हो जाती है चीज़ें। अब ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ आ गई, तो बाद वही हमारे लिए यूजफुल हो जाती है।